हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। विजयनगर एम्पायर के बारे में हम लोग अपना चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे थे, अब ये ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा इस लेक्चर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं आपको करवा भी दूँ तो आपका फ़ायदा हो जाएगा और नहीं करवाता तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जिसकी मुझे लगता है कि आपको एनालिसिस या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं एक बार इस टॉपिक को। प्लॉटिंग, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाज़ार। देखो ये जो पूरा टॉपिक है ये ना बेसिकली इस चीज़ के बारे में है कि ना जो विजयनगर एम्पायर में अंबर जो पैलेसेस बनते थे, जैसे अर्बन सेंटर कह लो या फिर हम्पी के अंदर राजा महाराजा ये जितने भी ये जो रायास की जो फैमिली थी कृष्णदेव राया की, इनके पैलेस, या फिर ये जो विरूपक्षा का पंपा देवी का जो मंदिर बनवाते थे, और जितने भी बाज़ार वगैरह जो थे वो बनते थे या इन्होंने जो सेटअप करवाए, कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं ना ये सारी की सारी जो चीज़ थी वो प्लानिंग से होती थी पूरी। आर्किटेक्ट बहुत अच्छे होंगे इनके पास, है ना, और इनको एक प्लानिंग सिस्टमेटिक ढंग से करनी आती थी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बताओ, है ना। अब बेसिकली ये यही चीज़ है जो कि हम कह रहे हैं ना कि प्लानिंग बहुत अच्छे से होती होगी। इस चीज़ को फाइंड आउट करा कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हमारा पूरा भारत का वो, प्लस कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कुछ कुछ जो म्यूज़ियम्स हैं जो कि कर्नाटका के अंदर हैं, वो इन सभी बातों की पुष्टि करते हैं कि देखो विजयनगर एम्पायर पे जो एक टैग लगा हुआ था कि इट वाज अ परफेक्ट एम्पायर, तो वो इसी वजह से था क्योंकि इनकी जो प्लानिंग थी ना, स्पेशली अगर हम लोग बात करें ये अर्बन सेंटर था ज़्यादातर, तो इसकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ थी। आर्किटेक्ट बहुत अच्छे थे इनके पास, इनको ये पता था कि बड़े बड़े टेम्पल्स में जो गोपुरम्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, उनको टिका के कैसे रखना है, मजबूती कैसे देनी है, क्या स्कल्पचर्स बनेंगे, क्या क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें इनको पता थी, ठीक है। अब यहाँ पर ही जो मैपिंग है ना, मैं आपको बेट कर सकता हूँ और आपके अंदर इतनी बुद्धि होगी यार कि यार हमसे कोई भी एग्जामिनर ये तो नहीं पूछने वाला अंबर, है ना, कि ये मैप बनाओ या फिर ये कैसे डिवाइड करते थे पूरे के पूरे शहर को, छोटे स्क्वायर बड़े स्क्वायर टेबल पर रखकर मैप कैसे बनाते थे। कुल मिलाकर हमें बस ये सीखना है यहाँ पर कि इनकी प्लानिंग इस प्रकार से होती थी कि इनको ये पता था कि रोड्स कैसी होंगी, एडजेसेंट होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी, डायगोनल वे में बनाई जाएंगी, रास्ते होंगे वो कैसे बनेंगे, बाज़ार जो होंगे वो कैसे बनेंगे, ये सारी बातें हमसे कह रहा है। कुल मिलाकर ये टॉपिक ही वही है कि जो डिटेल्ड मैप हमें इस साइड का मिला है विजयनगर एम्पायर का पूरा, इतना डिटेल्ड मैप, बस ये वाला टॉपिक दे क्यों रखा है फालतू में एनसीईआरटी में, इतना डिटेल्ड मैप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर किसी भी एम्पायर का नहीं था। चाहे आप दिल्ली सल्तनत की बात कर लो, चाहे आप मुग़ल एम्पायर तक की बात कर लो, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ना अपने रास्ते, रोड, बाज़ार, इन सब को बनाने में हद से ज़्यादा डिटेलिंग पर इन लोगों ने काम कर रखा था विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के कहने पर, आर्किटेक्ट ने या फिर टाउन प्लानर्स ने या फिर अर्बन प्लानिंग करने वाले बंदों ने। ओके, ये टॉपिक तो हमारा यहीं जाके समाप्त हो जाता है। ओके, तो अंबर जो मैंने आपको एनालिसिस दी ना, इस एनालिसिस के बाद आप ये टॉपिक पूरा काट दो सब लोग, मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, दिस आस्पेक्ट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। एक तिनके भर की कीमत नहीं है इसकी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ये वाली चीज़ भी यहाँ तक इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है। विजयनगर एम्पायर के अंदर जो भी बाजार होते थे, बाजार मतलब समझ गए ना, मार्केट को यहाँ पर कहा जा रहा है, मार्केट्स को। मार्केट के अंदर ना यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, ये ना इसको नॉर्मल मार्केट मत समझना कि मतलब कपड़े मिल जाएंगे, अनाज मिल जाएगा, फल मिल जाएंगे, सब्जियाँ मिल जाएंगी, नहीं। इन मार्केटों में कहने के लिए बाज़ार था, लेकिन यहाँ पर बड़े सारे मर्चेंट्स तक आते थे और वो अपने जो प्रीशियस असली के जो डायमंड होते हैं, आजकल के अंबर हमारे शनि बाज़ार की तरह नहीं कि नकली नकली अंगूठियाँ कुछ भी बेच रहे हैं, असली के रूबीज़, डायमंड्स, एमरल्ड, पर्ल, सीड पर्ल, बेहतरीन कपड़े जिसको देखकर ही मतलब मन खुश हो जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी। इवन आप यकीन नहीं करोगे कि घोड़े तक बिकते थे मार्केटों में, और ये वो वाले घोड़े नहीं थे कि ऐसे कोई भी हिंदुस्तानी घोड़े हैं,
मर्चेंट्स बेच रहे हैं यहाँ पर बाज़ारों में आकर। जो अरेबियन हॉर्सेस ये लोग इंपोर्ट करवाते थे ना, ये वो वाले घोड़े हैं जो कि मार्केटों के अंदर मिल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ अर्पित, कभी भी कोई मार्केट लगाता है, संसार का व्यक्ति दुनिया भर में कभी भी कहीं मार्केट लगा रहा है, तो वो अपने साथ उस एरिया में वही चीज़ें लेकर आएगा ना, उसकी कीमत उतनी होगी ना जब उसको पता होगा आसपास रहने वाले लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आशिमा, हमारे जो एरिया में जो रेट होते हैं, जनकपुरी से आते आते द्वारका तक जाते जाते, कनॉट प्लेस तक जाते जाते 3 बार 3 तरीके के रेट घूमते हैं। अंबर जानते हो कि दिल्ली का ये सिनेरियो मयूर, है ना। यानी कि सब्जी जो अगर मान लो जो शनि बाज़ार में मिल रही है, लेकिन जो उत्तम नगर के किसी मंडी बाज़ार में मिलेगी तो वो बहुत कम होगी, है ना। उसके रेट जो होंगे वो बहुत कम होंगे। अगर ये यहाँ पर मुझे बताना मयूर, अगर ये यहाँ पर घोड़े बेच रहे हैं, रूबी, डायमंड, एमरल्ड, पर्ल, सीड पर्ल, कपड़े, ये महंगी चीज़ें होती होंगी, मर्चेंट यहाँ पर बेच रहे हैं। लेकिन क्या हम इन बाज़ारों से लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रॉस्पेरिटी का पता लगा सकते हैं? क्योंकि बाज़ारों का तो एक ही रूल होता है ना अर्पित, कि चीज़ें तो वही बिकेंगी जो आसपास के रहने वाले लोग जो होंगे इन मंडियों में आकर खरीद सकें, इन बाज़ारों, इन मार्केट में आके खरीद सकें, राइट। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ की यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि भैया ये जो दुकानदार हैं, अगर ये मार्केट में आके इतने प्रीशियस स्टोन्स और ये सब बेच रहे हैं, घोड़े तक बेच रहे हैं, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी पावर यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, ज़्यादा थी, और लोग प्रॉस्परस थे। ओके, अब यहाँ पर ना मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ, सभी प्रकार के फ्रूट्स, ग्रेन्स वगैरह बिकते थे, वो चलो ठीक है, लेकिन याद करो वो हमारा ट्रैवलर फर्नाओ न्यूनीस, मैंने इसको आपको बताया था याद करने का तरीका, ये न्यूनीस खाता था, ऐसे करके याद कर लेना। ये इसका कहना था कि जो विजयनगर मार्केट, विजयनगर एम्पायर में जो मार्केट थी, उसमें आपको भरपूर मात्रा में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो फल हैं, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंजेस, नींबू, अनार, जैक फ्रूट, मैंगोज़, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे, लेकिन काफ़ी चीप मिलते थे। अब इसका एक रीज़न था, पता है क्या? जो मर्चेंट्स थे ना, वो कभी भी सामान जो थे, जो मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे, वो सामान को हमेशा ना बल्क में ख़रीद लेते थे। जब भी आप बल्क में ख़रीदते हो तो वो चीज़ आपको डिस्काउंटेड रेट में मिलती है, एंड फिर जब आप उसका बाज़ार लगाते हो तो लोगों से अगर आप अपना मार्जिन निकालने के लिए वो चीज़ बेच भी रहे हो तो आपकी मार्जिन की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन लोगों की नज़रों में वो चीज़ ना काफ़ी सस्ती होगी। सस्ती क्यों है? क्योंकि आपने जिससे उसको ख़रीदा है वो बल्क में ख़रीदा है, एक एक दो दो पीस नहीं खरीदे आपने, 2-2 लाख 2-2 करोड़ पीस खरीद रखे किसी भी चीज़ के, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो घोड़े, पत्थर, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह सब बिक रहे हैं, मीट भी बिकता था, ठीक है। एंड जो फर्नाओ न्यूनीस है वो ये डिस्क्राइब करता है, जो नॉनवेज आइटम था ना, जैसे सूअर का मांस, बकरे का मांस, ठीक है, कुछ चिड़िया जो थी उनका मांस, ये सारी चीज़ों जो थी ये बिकती थी विजयनगर एम्पायर के मार्केट में। एंड मार्केट का नाम सुन लो, अभी तक मार्केट हम लोग कह जा रहे हैं, मार्केट का नाम सुन लो। मार्केट का नाम था बिसनागा मार्केट। ये ओके, हमें जो है विजयनगर एम्पायर के बारे में वो बोल रहा है, क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर, लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस, पॉपुलर ट्रेडिशन, ये हम शुरू में जो पढ़ चुके हैं, ये हमें वहाँ से पता लग जाएगा। सारी की सारी चीज़ें काट देना, इसको किसी काम का नहीं है, हमारी इन्फॉर्मेशन ये किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। कृष्णदेव राय, पूरा विजयनगर चैप्टर कंप्लीट हो गया। कृष्णदेव राय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें, ना अष्टदिग्गज के बारे में, ना कुछ भी, बस इसका जिक्र था। लेकिन वो जिक्र कृष्णदेव राय पे फोकस करते हुए नहीं था, वो उनके ख़ानदान के जो लोग थे रायास, उन पे फोकस करते हुए था, ठीक है। बस आप इतना याद रखना, यहाँ पर आपको एक यूनिक फैक्ट मिल रहा है। तमिलनाडु में एक चिदम्बरम टेम्पल है। कृष्णदेव राय ने जो मंदिर के अंदर जो गोपुरम है, जो उसका ग्रैंडियर स्ट्रक्चर का जो एंट्री गेट है, गोपुरम जिसको कहते हैं, ये कृष्णदेव राय ने ही प्लेस करवाया था यहाँ पर। जो डोमिंगो पेस था
वो कृष्णदेव राय को कैसे डिस्क्राइब करता था? अच्छा, ये जब भी ये नाम आते हैं ना चैप्टर के अंदर, तो समझ जाओ ये सारे ट्रैवलर्स जो थे वो इनके एम्पायर के टाइम पर उन्होंने इंडिया को विजिट करा था। एंड दिस इज़ बट ऑब्वियस कि मैं आपको सारे ट्रैवलर्स के नाम वैसे तो एक जगह पर पढ़ा ही चुका हूँ, है ना, इस चैप्टर के अंदर। याद है नंबर, वो न्यूनीस, है ना, डोमिंगो पियास, ये सारे के सारे। कहता है मीडियम हाइट का बंदा था, रंग गोरा था, फिगर अच्छी थी, थोड़ा ऐसा भी नहीं था बहुत पतला था, एंड इसके चेहरे पे कुछ कुछ धब्बे थे जैसे स्मॉल पॉक्स किसी को हो जाता है वैसे। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जो कि आपको पूरी प्रिपरेशन करते वक्त किसी भी एग्ज़ाम की, यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त किसी भी बुक के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझना अर्पित से, क्वींस बाथ कौन से एम्पायर का पार्ट था या कौन से सिविलाइजेशन में मिला? वो कंफ्यूज करने को बोल सकते हैं कि क्वींस बाथ इनमें से कहाँ पर मिला। ऑप्शन आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, हड़प्पन सिविलाइजेशन या विजयनगर एम्पायर। हम इसको कभी कभार ना कंफ्यूज कर सकते हैं, दिमाग कैसा भी चल सकता है। अमर हो सकता है ना कि हम लोग इसको मोहनजोदारो का ग्रेट बात मार्क करके आ जाए तो हमें लगे कि ये शायद से ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट होगा क्वींस बाथ। ये ग्रेट बात को शायद से क्वींस बात कह रहे हैं, नहीं। क्वींस बाथ जो स्ट्रक्चर था, ये नाम है, इट इज एसोसिएटेड विद विजयनगर एम्पायर। अगर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है इस चीज़ की, मयूर, आशमा, आप इतना तो समझ ही गए होगे अभी तक इतने महीनों की प्रिपरेशन करते वक्त। टेक्स्ट से ज़्यादा जो फोटोज़ होती हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है एग्जामिनर की नज़रों में। एंड क्वींस बात का क्वेश्चन अंबर, इट इज़ पेंडिंग इन योर पेपर फ्रॉम मतलब फ्यू ईयर्स, आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है, ठीक है। और अब क्योंकि आपको एमसीक्यूज फेस करने हैं अंबर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन लाजमी है आना, ठीक है। क्या था? हाँ, ये ओपन, ये बेसिकली ये क्या था, देखो ओपन का क्या मतलब है। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। ये ना स्ट्रक्चर बेसिकली पता है कैसे होते थे, ये जो पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर हैं, रानियाँ ही इसके अंदर नहाती थी, जो भी रायास की थी, रायास एम्पायर की थी, मतलब वही भाभियाँ, नंद वगैरह सब साथ में नहा रही हैं। रखवाली करने के लिए कुछ ट्रांसजेंडर्स वगैरह हो सकते हैं कि एम्प्लॉय कर रखे हों। बिल्कुल, अगर आपको इसको बिल्कुल देखना है, फील करना है कि कैसा होता था, तो चलो आपकी मुलाकात करवाते हैं जैकलीन फर्नांडिस के हॉट फिगर से। दोस्तों, इट इज़ जस्ट लाइक दिस थिंग। ये जो क्वींस बात है, ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था कि यहाँ पर जो देख रहे हो, जो रानी होगी, मान लो रायास की, कोई भी मान लो कृष्णदेव राय की ही बीवी है, ओके। अब ये ना इनके नहाने की प्रॉपर तरीके से जगह होती थी, जैसा कि अभी आपको दिखा कि ये जैसे यहाँ पर नहा रही थी, ओके। सेम तरीके से यहाँ पर ये ऐसे नहा रही होती थी, एंड उनकी रखवाली में या तो कोई फीमेल गार्ड्स होंगे या ट्रांसजेंडर्स होंगे। यहाँ पर इस कक्ष में, इस कमरे में किसी और को घुसने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। ये गाना मुझे को एकदम से याद आया, एंड इसका हॉट फिगर याद आया, तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। मयूर, अब तो समझ में आ गया क्वींस बात क्या होता था, कैसा दिखता था, सारे डाउट रिजॉल्व। एंड अच्छी बात क्या थी, बेचारी फिर भी हमारी जैकलीन जो है वो एक बंद स्पेस के अंदर वीडियो में दिख रही है कि नहा रही है, लेकिन ये ओपन है, खुले आसमान के अंदर, बारिश हो रही है, मेरी बीवी नहा रही है, मैं उसके साथ नहा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, मज़े आ जाएंगे, डोपामीन ही रिलीज हो गया सारा का सारा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।